Good morning, dear students. Today I am going to teach you your third part of the lesson, first lesson, Cold War era. So let us begin today. Challenges to biopolarity. Challenges to biopolarity मतलब दो ध्रुवीयता को चुनौती जो गुट निरपेक्षता की वजह से हुई थी, तो उसके बारे में चैलेंजेस थे। चैलेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. It was in the context that non-alignment offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance. हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो शीत युद्ध की वजह से पूरी दुनिया दो प्रतिद्वंदी गुटों में बट गई थी, और इस संबंध में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नवसंतृप्त देश थे उनको एक तीसरा विकल्प दिया था कि वो दोनों महाशक्तियों के किसी भी गुट से अलग रह सकते हैं, कोई वो संतृप्त अपना तरीके से रह सकते बिना किसी गुट में अपने मिले। द रूट्स ऑफ NAM वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स, Yugoslavia, Joseph Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, and Egypt leader Jamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956. Indonesia, Sukarno and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them. These five leaders came to be known as the five founders of NAM. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. This was the culmination of at least three factors. गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसकी जड़ को मजबूत करने में युगोस्लाविया के जोसेफ थे, ब्रांज टीटो, भारत से जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे। वह उन तीनों में गहरी दोस्ती थी और तीनों ने सन 1956 में 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे नक्रुमा ने जोरदार समर्थन किया कि वो गुट निरपेक्षता वाले देशों में मिले रहेंगे और गुट निरपेक्षता एक तीसरा जो गुट निरपेक्ष बनाएंगे, गुट निरपेक्षता। और इन ने क्या किया, 5 नेता हो गए यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, ये संस्थापक कहलाए सभी। और इसमें फैक्टर्स जो देखे गए वो फैक्टर्स थे। पहला गुट सम्मेलन जो 1961 में यानी कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, इस सम्मेलन में 3 बातें थी और वो 3 बातों में फर्स्ट थी जैसे कोऑपरेशन अमॉन्ग दीज 5 कंट्रीज। पहली बात थी कि पांचों देशों के बीच में सहयोग बना रहेगा। सेकेंड, ग्रोविंग कोल्ड वार टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरिनाज, एंड द थर्ड इज द ड्रामेटिक entry of any newly colonized African countries into the international arena. By 1960s, there were 16 new African members in the UN. यहाँ पे शीत युद्ध का जो प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और जो तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत से नवसंतृप्त अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स। ओवर द ईयर्स द मेंबरशिप ऑफ NAM एक्सपेंडेड। द लेटेस्ट मीटिंग, द 14th समिट, वॉज हेल्ड इन Havana in 2006. It included 116 member states and 15 observer countries. तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन है जिसके 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। इसमें समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. This made the movement less homogeneous and made it more difficult to define in
very neat and precise terms. What did it really stand for? Increasingly, name was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. तो जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन है एक लोकप्रिय असर पकड़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें बहुत सारे जो अलग अलग राजनीतिक प्रणाली थी, अलग अलग देशों के हित शामिल हैं, वो होते चले गए, अलग अलग देश इसमें जुड़ते चले गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो स्वभाव में जो मूल स्वभाव था उसमें परिवर्तन आ गया। इस कारण जो गुट निरपेक्ष आंदोलन सही रूप से इसकी परिभाषा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। वास्तव में ये आंदोलन है क्या? दरअसल ये आंदोलन क्या नहीं है, ये बात हमें सोचनी चाहिए, ये बताकर कि इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। इससे बड़ा ये ऐसा आंदोलन है जिससे पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया जा सके। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट इज isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs. Isolationism sums up the foreign policy of the US from American War of Independence in 1787 up to the beginning of the First World War. In comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their alliances. तो महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते थे या वो बिल्कुल तटस्थ देश थे। तटस्था मतलब उसका तटस्थता का पालन करते थे। गुट निरपेक्षता का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पृथक थे बिल्कुल, या पृथकता का मतलब कहने का है कि वे अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखते थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग रखा था। उसने पृथकतावाद के विदेश नीति अपनाई थी। इसके अलावा जो गुटनिरपेक्ष देश थे जिनमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रतिद्वंदी गुटों के बीच में मध्यस्थता के रूप में एक बहुत एक्टिव भूमिका उन्होंने निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के लिए उनके संकल्प में है। Non-alignment is also not neutrality. Neutrality refers principally to policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out. गुट निरपेक्षता का ये भी मतलब है कि ये बिल्कुल तटस्थता के धर्म को निभाते हैं। तटस्थता का मतलब है कि इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि युद्ध में शामिल न होने की नीति।
ये युद्ध में शामिल नहीं होंगे, मैं इसी नीति का पालन करेंगे। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्ति करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न वे युद्ध के सही और गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देश के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इससे पहले मैं आपको जूम क्लास के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ बेटा। अभी हम जो आज का जो पर्पज़ हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के टॉपिक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्या था? द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of were categorized as the least developed countries (LDCs), was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. Economic development was also vital for the independence of new countries. Without sustained development, a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers from which political freedom had been achieved. गुट निरपेक्षित जो देश थे, उन्होंने शीत युद्ध के दौरान महज एक हम ये सोच लें कि वो मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी और उन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो ये गलत है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले जो अधिकतर देश थे, ये अल्प विकसित देश थे और इनको यही दर्जा मिला था। इनको हम LDCs बोलते हैं। इन देशों के सामने बड़ी चुनौती थी कि आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने के लिए थी। सबसे बड़ी समस्या या चुनौती थी कि आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करना इनको दूसरे देशों से, और जनता की गरीबी है जो उस देश की, उससे भी उनको उबारना है। जो नए देश थे जो संतप्त हुए थे, आज़ादी के लिहाज से आर्थिक विकास इनके लिए महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी देश सही मायने से आज़ाद नहीं रह सकता। आर्थिक विकास होना जरूरी है। अगर आर्थिक विकास नहीं तो आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। उसे ऐसे देश को धनी देश पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह उपनिवेश देश भी हो सकता था जिसमें राजनीतिक आज़ादी वो हासिल की गई थी। The idea of a new international economic order (NIEOs) organized with this realization. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. The report proposed a reform of the global trading system so as to, तो इस समझ से कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का धारणा का जन्म हुआ 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD). इसमें टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर व्यापार प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ बातें जो कही गई थी वो निम्न है। गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। जो अल्प विकसित देश हैं उनको अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। पश्चिम के विकसित देश उनके जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका दोहन कर रहे थे और इससे क्या हुआ कि इन देशों को अपने ही जो प्राकृतिक उनके संसाधन हैं वो खुद उन पे अधिकार रखें। ये बात इसमें प्रस्ताव में लाई गई
obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. सेकंड था कि बहुत कम विकसित जो देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनकी पहुंच पश्चिमी देश के बाज़ारों तक होनी चाहिए ताकि वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार है वो फ़ायदेमंद हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़. और तीसरा पॉइंट कि पश्चिमी देशों से मंगवाई जा रही जितनी भी प्रौद्योगिकी है उसकी लागत कम हो, ये भी इसमें ध्यान रखा गया. प्रोवाइड द LDCs विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. एक है इसमें कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में उससे भूमिका बढ़ेगी, ये चीज़ इसमें रखी गई. Gradually the nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues. In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. By the mid-1970s, they had become the most important issues. As a result, NAM became an economic pressure group. By the late 1980s, however, the NIO's initiative had faded, mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their utility in the face of this opposition. तो इसके साथ जो गुट निरपेक्षता की जो प्रकृति थी वो धीरे धीरे बदलने लगी. अब जो देश हैं गुट निरपेक्षता के जो स्वभाव था, उसका रूप था, उसमें चेंज आने लगा. उसका आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा. बेलग्रेड में हुए इससे पहले एक सम्मेलन हुआ था 1961 में, जिसमें आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझे गए थे, जबकि 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे बहुत प्रमुख हो चुके थे. इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया. सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के लिए ये ज़रूरी हो गया. इसका मुख्य कारण ये था कि जो देश हैं, विभिन्न देश हैं, उनके द्वारा किया जा रहा जो एक विरोध है वहाँ पे वो दर्ज करवाया गया, देखा गया. सब देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी. तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट है, कुछ दिए फाउंडर फिगर ऑफ नेम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मिल जाती है. गैमल अब्दुल नासिर, यहाँ पे है गमाल अब्दुल नासिर 1918 to 70 ruled Egypt from 1950 to 1970, espoused the causes of Arab nationalism, socialism and anti-imperialism, nationalized the Suez Canal leading to an international conflict in 1956. यहाँ पे सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे थे गमाल अब्दुल नासिर. अब ये अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के लिए भी प्रतिबद्ध थे. स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, जिसकी वजह से 1956 में अंतर्राष्ट्रीय सतह पे काफ़ी संघर्ष हुआ था. सुकर्णो 1901 to 70 president of the Indonesia 1945-65, led the freedom struggle, espoused the causes of socialism and anti-imperialism, organized the Bandung Conference, overthrown in the military coup. इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे 1945-65 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध बांडुंग सम्मेलन के आयोजक थे. सैनिक विद्रोह में इनका तख्ता पलट हो गया था. इंडिया एंड द कोल्ड वार, भारत और शीत युद्ध की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे. एज ए लीडर ऑफ नाम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोल्ड वार वाज टू फोल्ड.
At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. तो गुट निरपेक्षता की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे बदल गई थी। अब जो इसके साथ हम भारत और के साथ जो कोल्ड वार है उसके देखेंगे उस संदर्भ में कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या प्रतिक्रिया रही थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो सत्रों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला सत्र यह था कि भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से दूर रखा, अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चुगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने के पुरजोर विरोध किया। India's policy was neither a negative nor passive. As Nehru remained the world, non-alignment was not a policy of fleeing away. On the contrary, India was in favor of actively intervening in world affairs to soften cold rivalries. India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a full-scale war. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korea War in the early 1950s. तो भारत की नीति को अगर देखें न तो वो नकारात्मक थी और नहीं वो निष्क्रियता की ओर थी। नेहरू ने विषयों को याद दिला कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं को उपयोग अक्सर जो शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान ऐसा हुआ। It is important to remember that India chose to involve other members of non-aligned groups in the mission. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by the US and USSR. Nehru reposed great faith in the genuine Commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening, if not ending, the Cold War. यहाँ एक बात याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल जितने भी अन्य सदस्य थे उनको ऐसे कामों में लगाए रखा था। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के रूप में गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में अपनी बढ़िया भूमिका निभाई, सकारात्मक वहाँ पे भूमिका निभाई। Non-alignment was not, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interests. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways.
तो कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत की वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता था। ये बात तो ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 जगह भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड सेंटेंसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट rather than the interest of the superpowers and alliances। पहली बात तो ये थी कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हितसदता होता हो, न कि महाशक्ति और उसके खेमे जैसे इसका कोई माप नहीं था। सेकंड, इंडिया was often able to balance other superpowers against the other। If India felt ignorant or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other। Neither alliance system could take India's for granted or bully it। दूसरे, भारत हमेशा से ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। ये सबसे बड़ी बात वहाँ पे देखने को मिली। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन ए नंबर ऑफ काउंट्स। हियर वी मे रेफर टू ओनली 2 क्रिटिसिजम्स। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो कई कारणों से आलोचना भी उसकी हुई। हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि जहाँ पे भारत की इस तरीके से आलोचना की गई। फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड इन द नेम ऑफ परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues। पहला ये तर्क दिया गया कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। सेकंड, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures। Having criticized others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years। This was regarded particularly by outside observers as virtually joining the Soviet alliance system। The Indian government view was that India needed a diplomatic and positively military support during the Bangladesh crisis, that in any case the treaty did not stop India from having good relations with the other countries including the US। और दूसरा तर्क ये था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के जो भी खेमे थे उसमें शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी आपसी मित्रता की संधि पर जो हस्ताक्षर कर दिए 1971 में। विदेशी जो ऑब्जर्वर्स थे, पर्यवेक्षकों ने इससे भारत के सोवियत खेमे में शामिल होना माना कि सोवियत खेमे में चला गया। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। ये यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए। Non-alignment as a strategy involved in the Cold War context, as we will see in second chapter, with the disintegration of the USSR and the end of Cold War in 1991, non-alignment, both as an international movement as the
core of India's foreign policy lost some of its earlier relevance and effectiveness. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. It was based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. It meant that the poor and the often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy. It was also based on a resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequalities. These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलंगू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र जो विदेश नीति है उसको अपना सकते हैं। ये आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के लिए संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने लगभग कर लिया है। इसमें कुछ पॉइंट्स बचते हैं तो बच्चों वो पॉइंट हम पहले करेंगे ताकि अच्छे से ये चैप्टर हो जाए। पहले तो ये है, तो लेट अस डू इट टुगेदर, मिलजुल के करने वाली चीज़ है। देखिए क्या इसमें क्या स्टेप्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पे। डिवाइड द क्लासरूम इनटू टू, ये क्या है, डिवाइड द क्लासरूम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इवन नंबर्स, ईच ग्रुप इज टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट से। ये छोड़ दीजिए, तो ये आप खुद पढ़ के देख लीजिए, इसमें आपकी काम की चीज़ है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी LTBT यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, signed by the US, UK and USSR in Moscow on 5 August 1963, entered into force on 10 October 1963। तो यहाँ पे जो वायुमंडल, बाहरी, आंतरिक तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। सेकंड, इसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops others from acquiring them for the purposes of the NPT. And nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded and nuclear weapons or other nuclear explosive device. Point to 1 January 1967. So there are 5 nuclear weapon states: US, USSR,
Later, Russia, Britain, France, and China signed in Washington, London, and Moscow on 1st July 1968, entered into force on 5 March 1970, extended indefinitely in 1995. तो ये संधि केवल परमाणु शक्ति जो देश हैं, उसे संपन्न देश हैं, उनके एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है कि एटमिक जो हथियार है वो रख सकते हैं इस संधि के अनुसार, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और बाकी देशों के ऐसे हथियार रखने के ये रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोटक किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और ये संधि जो 5 मार्च 1970 से प्रभाव में आई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT I। तो द फर्स्ट राउंड ऑफ द स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन talks began November 1969. The Soviet leaders Leonid Brezhnev and the US President Richard Nixon signed the following in Moscow on 26 May 1972. Treaty on the limitation of anti-ballistic missile systems, ABM Treaty, and entered into force on 3rd October 1972. तो यहाँ पे जो यहाँ स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क SALT यानी कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट है। तो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता यानी कि स्ट्रेटजिक आर्म्ड लिमिटेशन टास्क का जो पहला चरण है 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किए थे। इसमें क्या हुआ था? परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि MBATT, सामरिक रूप से घातक जो हथियार थे उनके परिसीमन के बारे में अंतरिम फैसला और समझौता लिया गया था वहाँ पे, और 3 अक्टूबर 1972 से ये प्रभावित हुए थे। इसके बाद है स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकेंड SALT II। तो द सेकेंड राउंड स्टार्टेड इन नवंबर 1972। द US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड द सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव साइंड द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना ऑन 18 जून 1979। तो वार्ता का जो दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट फर्स्ट treaty signed by the USSR President Mikhail Gorbachev and the US President George Bush Sr. on the reduction and the limitation of strategic offensive arms in Moscow on 31st July 1991। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से जो घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के संबंधित है जो एक संधि उस पर हस्ताक्षर किए। स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकेंड स्टार्ट treaty signed by the Russian President Boris Yeltsin and the US President George Bush Sr. on the reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow on 3rd January 1993।
तो यहाँ पे सामरिक रूप से जो घातक हथियार थे उनके परिशमन के लिए, उनको सीमित करने के लिए, उनकी संख्या में कमी करने के लिए एक संधि की गई जो रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से दोनों ने मॉस्को में 3 जनवरी 1973 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड लेसन हम जो कल को शुरू करेंगे, इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर है इंटरनल में आपके पास सेंड कर दूंगा। बाकी जो बुक की बैक में जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए तो वहाँ से आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में कर लें। और कोई सेल्फ स्टडी जो आपको अच्छी लगती है वो आप परचेज कर लें मार्केट से सुविधा के लिए। उसको घर पे आप पढ़े, स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर वो अच्छे से स्किल्ड रूप में आप लिखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेटेस्ट ऑफ नॉलेज। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।